आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द सेरिब्रम 2। आज के लेक्चर में हम एक जो फंक्शनल एरिया रह गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट ब्रॉडमैन एरियाज के नंबर्स के साथ एक दफा उनको रिकॉल करेंगे। देखेंगे कि हेमिस्फेरिक डोमिनेंस क्या चीज होती है, सेरिब्रम का वाइट मैटर कैसा है, इसके अंदर क्या डिवीजन्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी और इसका क्लिनिकल नोट भी, वो लैंग्वेज एरिया कहलाता है। लैंग्वेज एरिया इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन के दो एरियाज आते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज में एक एरिया का नाम है ब्रोकाज एरिया और एक का नाम है वर्निकीज एरिया, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी कि ब्रोकाज एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मोटर एलिमेंट ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। यानी कि बोलने में जो मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं टंग की, वो कंट्रोल करेगा ब्रोकाज एरिया, लेकिन बात को समझने में और क्या बात करनी है इसमें जो इन्वॉल्व है वो वर्निकीज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया जो है वो फ्रंटल लोब का पोर्शन है, वर्निकीज एरिया जो है वो टेम्पोरल लोब का पोर्शन है, ठीक है। अब इन रीजन्स के आसपास के जो रीजन्स है, स्पेसिफिकली टेम्पोरल लोब के जो नियर बाय रीजन्स है नियर टू द वर्निकीज एरिया वो, और पैराइटल लोब के कुछ एरियाज जैसे कि एंगुलर गायरस और सुप्रा मार्जिनल गायरस, ये भी इन्वॉल्व हैं लैंग्वेज में। यानी कि किसी चीज का नाम समझना, रीडिंग करना, कोई चीज लिखना और कैलकुलेशन करना, ये सब इनमें आ जाता है, ठीक है। यानी जो हम इवन वर्ड्स की कैलकुलेशन भी, जैसे ये नहीं कि मैथ्स की, कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, और ये सब चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। अभी जो एंगुलर गायरस है इसको तभी वर्बल एसोसिएशन एरिया कहते हैं कि ये इन मेन एरियाज के साथ इन्वॉल्व होके इन सब कामों में हेल्प कर रहा होता है। ब्रॉडमैन एरियाज हैं, सारे एरियाज यहाँ पर मेंशन है, सबसे इजीएस्ट पिक्चर है इसकी। ये याद रखिएगा कि टोटल 47 ब्रॉडमैन एरियाज हैं, ठीक है। और उनमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जस्ट ये हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज एरिया 4, ठीक। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स पहले तीन एरियाज हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, ठीक। उसके बाद जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो एरिया 22 है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो एरिया 17 है। वर्निकीज एरिया 39-40 है और ब्रोकाज एरिया 44-45 है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में एरियाज हैं, तो आपको ये वाली स्लाइड जो है वो जरूर याद होनी चाहिए। बात करते हैं हेमिस्फेरिक डोमिनेंस की, ये क्या चीज है जिसको सेरिब्रल डोमिनेंस भी कहते हैं और इसी को लिटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन कहते हैं। ये बात आप लोग साइंस की बुक से पढ़ते आ रहे होते हैं कि जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है उसको लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करती है, और इसी तरह राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, ठीक है। जब हमने ट्रैक्ट्स पढ़े तो हमने ये चीज देखी कि ट्रैक्ट सारे क्रॉस होते हैं, ठीक है। डिक्वेसेशन पढ़ी हमने, उससे हमें पता चला कि कैसे राइट साइड को लेफ्ट साइड कंट्रोल करती है। उसके अलावा भी एक तरीका है जिससे बॉडी की एक साइड जो है, या एक मतलब ये वो साइड नहीं है राइट और लेफ्ट, ये एक पर्सनैलिटी का एलिमेंट कह लें, ठीक है। यानी कि एक एस्पेक्ट जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी का वो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कंट्रोल होगा। इस चीज को राइट या लेफ्ट सेरिब्रल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। और ये स्पेस पे हम करते हैं कि जो हायर फंक्शंस हैं वो कौन सी लोब से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक। यानी कि जैसे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लोकलाइजेशन ऑफ स्पीच सेंटर्स और मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। बात करने की कैपेसिटी और मैथ्स कैलकुलेशन करने की एबिलिटी। अब यही दो क्राइटेरिया क्यों, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो भी इन्हीं चीजों पर बेस करती है। इवन किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअली डिसेबल उसको सस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहला साइन भी ये है कि वो बच्चा बात नहीं करता। यानी जिस एज पे दूसरे बच्चे मतलब स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत लफ्ज बोलना छोटे छोटे, अगर वो बच्चा नहीं बोलता, अपने एज के बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको ये समझा जाता है कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। उसमें स्पीच का एलिमेंट आ जाता है। फिर इवन जो आईक्यू टेस्ट है उसमें
प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथ से क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो अब क्योंकि ये हायर फंक्शन की दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये जिस लोब से डिटरमाइन होंगे उस लोब को डोमिनेंट लोब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इन दो साइड ऑफ द ब्रेन की डिफरेंट फंक्शन, यानी जो लोब डोमिनेंट होगी वो ज्यादा एनालिटिकल थॉट, लॉजिक्स, लैंग्वेज, साइंस और मैथ से रिलेटेड होगी, और जो लोग नॉन डोमिनेंट होगी वो क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक और जनरल जो मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड थॉट्स होती हैं उनसे रिलेटेड होगी। अब 96% जो नॉर्मल राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें, और 70% नॉर्मल लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स में यूजुअली लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर ही डोमिनेंट होता है, ठीक है। यानी जिसका जो मतलब राइट हैंड, ये हैंडेडनेस पीस को कहते हैं कि कौन सा हाथ यूज करते हो उससे भी ये चीज डिटरमाइन होती है, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, कैलकुलेशन क्या कहती है कि जो लोग राइट हैंडेड हैं, यानी कि अगर 100 लोग राइट हैंडेड हैं उनमें से 96 लोगों की लेफ्ट लोब ही डोमिनेंट होगी, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फेयर ही डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर 100 लोग लेफ्ट हैंडेड हैं तो उनमें से 70 का लेफ्ट, उनमें ये बात नहीं होगी कि उनमें ऑपोजिट लोब डोमिनेंट हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो डोमिनेंट लोब होती है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर ही होता है, ठीक है। और सेरेब्रल डोमिनेंस का कुछ टाइम पीरियड आफ्टर बर्थ पता चल जाता है, ज्यादातर इस चीज से भी बच्चा जिस हाथ में चीज ज्यादा ग्रास्प करता है, ये भी क्योंकि ये हैंडेडनेस है ना, और ये ज्यादातर रिलेट की जाती है सेरिब्रल डोमिनेंस के साथ। तो यही कहते हैं कि राइट हैंड में पकड़ा है तो फिर राइट हैंडेड है, और फिर लेफ्ट लोब ही डोमिनेंट होगी। हमेशा ये चीज ठीक नहीं होती, लेकिन जाहिर है कि 96% में ये बात वैलिड है तो ठीक भी है कुछ हद तक। अब जैसे लेफ्ट और राइट में डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, लेफ्ट साइड एनालिटिकल थिंकिंग, नंबर्स, लैंग्वेज, रीजनिंग, लॉजिक, साइंस, मैथ, इन सब चीजों में। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, आर्ट अवेयरनेस, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, तभी ये इतना रंगीन बनाया हुआ है कि इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो राइट या ज्यादातर लोगों में नॉन डोमिनेंट लोग। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट राइट की डिवीजन है ना, इससे याद रखनी है कि जो भी लोग डोमिनेंट होगी एक बंदे में, डोमिनेंट लोग हमेशा ये वाले काम करेगी जो ज्यादा लॉजिकल हैं, और नॉन डोमिनेंट जो लोग होगी वो ये वाले काम करेगी जो ज्यादा क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा कंपैरिजन है, ठीक है। लॉजिक डोमिनेंट लोग की, ठीक है, क्रिएटिविटी नॉन डोमिनेंट लोग की, ठीक है। लैंग्वेज, नंबर्स और एनालिटिकल थिंकिंग, एटलीस्ट ये तीन तीन एग्जांपल्स आपने याद रखनी है डोमिनेंस में बताने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज, नंबर्स और एनालिटिकल थिंकिंग लेफ्ट इसलिए कहा है क्योंकि ज्यादातर लेफ्ट डोमिनेंट होती है, ठीक है। और एक्सप्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन ये राइट लोब से रिलेटेड है, राइट हेमिस्फेयर से। लेफ्ट मींस लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रम, यानी जो हम वॉलनट वाली शेप बनाते हैं उसमें, उसमें लेफ्ट और राइट साइड ब्रेन की। अब बात करते हैं व्हाइट मैटर की, ठीक है। अब जैसे अभी तक की ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि बाहर जो है वो ग्रे मैटर होता है, अंदर व्हाइट मैटर होता है। अब ग्रे मैटर को हम डिस्कस कर चुके, व्हाइट मैटर की बात करते हैं। अब व्हाइट मैटर के अंदर नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरोग्लाया है और ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब नर्व फाइबर्स जो हैं इस कॉर्टेक्स के अंदर ओरिजिनेट भी होंगे, टर्मिनेट भी होंगे, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे व्हाइट मैटर के फाइबर्स हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि सेरिब्रम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स। ऐसे भी होंगे जो यहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स। या कुछ ऐसे भी होंगे जो यहीं पे ओरिजिनेट, यहीं टर्मिनेट हो जाएंगे। वो ऐसे फाइबर होंगे जो सेरिब्रम की ही छोटे छोटे पोर्शंस को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे। अब टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है। सेरिब्रल व्हाइट मैटर के अंदर एसोसिएशन फाइबर्स हैं, कमिश्रल फाइबर्स हैं और प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन फाइबर्स की। अब एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं, ये एक ही हेमिस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में मिलाते हैं। यानी कि हमने पहले जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पढ़ा था, हमने कॉर्पस कैलोसम के बारे में पढ़ा था। वो क्या कह रहा था, एक कॉर्पस कैलोसम है यहाँ पे कि ये दो साइड की जो सेरिब्रल लोब्स हैं,
राइट और लेफ्ट उनको आपस में मिला रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी निस्बत जो एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूनाइट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम हेमिस्फेयर को, जैसे कि दो छोटे गायरस इकट्ठे कर दिए, ठीक है, इस तरह। अब कमिश्नल फाइबर्स वो हैं जो कि दो हेमिस्फेयर्स के कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स को कनेक्ट करते हैं। इन्हीं कमिश्नल फाइबर्स के अंदर कॉर्पस कैलोसम भी आ जाता है, यानी कि जो फ्रंटल लोब को दूसरी साइड की फ्रंटल से, पैराइटल को दूसरी साइड की पैराइटल से, और ऑक्सीपिटल को दूसरी साइड की ऑक्सीपिटल से करते हैं। टेम्पोरल को नहीं करते, क्यों नहीं करते वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। अब प्रोजेक्शन फाइबर्स जो हैं इनके अंदर क्या आते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स इंपॉर्टेंट है ज्यादा एग्जाम में। एक तो कॉर्पस कैलोसम पूछा जाएगा, दूसरा प्रोजेक्शन फाइबर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो फाइबर्स हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल ले जा रहे हैं और सिग्नल ला रहे हैं, यानी कि एफरंट और इफरंट फाइबर जो ट्रैक्ट्स बना रहे हैं ना, वो सारे बेसिकली प्रोजेक्शन फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने भी क्या किया, व्हाइट मैटर फाइबर्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन टर्मिनेशन, ठीक है। एसोसिएशन फाइबर्स जो सेम हेमिस्फेयर की डिफरेंट पार्ट्स को मिला रही है, कमर्शियल फाइबर्स वो हैं जो दो हेमिस्फेयर्स के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मिला रहे हैं, और प्रोजेक्शन फाइबर्स वो हैं जो टू एंड फ्रो मैसेज कन्वे करवा रहे हैं। एसोसिएशन फाइबर की बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम हेमिस्फेयर को मिलाने वाले। अब ये भी दो तरह के हैं, शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स हैं और लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स हैं। शॉर्ट एसोसिएशन नाम से पता चल रहा है कि लेंथ शॉर्ट है। अब जिनकी लेंथ शॉर्ट है वो जस्ट एडजेसेंट गहराई को ही मिला सकते हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट फाइबर्स हैं। अब लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स वो हैं जो ज्यादा डिस्टेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि सपोज के फ्रंटल लोब का एक पोर्शन और कनेक्ट कर दें जाकर ऑक्सीपिटल के साथ, तो इनको फिर हम लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स काफी टाइप्स के, लेकिन 5 इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इनके जस्ट नाम पढ़ते हैं, फिर जब हम ये स्ट्रक्चर्स दोबारा पढ़ेंगे फिर इनके साथ इनको रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। अनसिनेट फेसिकुलस है जो कि फ्रंटल को टेम्पोरल लोब से मिलाता है, ठीक है। ये वन से लेबल है ब्लू कलर के, यानी कि इसने क्या किया, फ्रंटल लोब को टेम्पोरल से मिला दिया, ठीक है। दूसरी जो टाइप है उसको क्या कहते हैं, वो है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये क्या करता है, ये फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब्स को आपस में मिलाता है, ठीक है। यानी कि ये इतना लॉन्ग है कि ये सारी तरफ जाकर स्प्रेड हुआ हुआ सारी लोब्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। फिर आर्कुएट फेसिकुलस है, ये क्या करता है, ये फ्रंटल से टेम्पोरल लोब्स के दरमियान गहराई को मिलाता है जस्ट, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ये ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल लोब से मिलाता है, ठीक है। उसके बाद सिंगुलम है, ये फ्रंटल पैराइटल लोब्स को पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस से मिलाता है और एडजेसेंट टेम्पोरल गायरस से। अब हिप्पोकैम्पल गायरस जो है, यहाँ पर जो पोर्शन मौजूद है उसको कहते हैं ब्रेन के, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो हमने लिम्बिक लोब डिस्कस की थी उसका एक कंपोनेंट है ये। अभी जब हम स्ट्रक्चर्स दोबारा एक दफा पढ़ेंगे सारे इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस के हिसाब से, और डिफरेंट पोर्शंस को पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, तो फिर उनकी एसोसिएशन ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ये एक फाइनल पिक्चर याद रखने के लिए, ठीक है। अनसिनेट आ गया, उसके बाद स्पीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, सिंगुलम है, शॉर्ट फाइबर्स भी हैं, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर फेसिकुलस भी है, ये वो है जो कनेक्ट करता है टेम्पोरल लोब को ऑक्सीपिटल लोब के साथ, ठीक है। यही वाला इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है जो, इसी को परपेंडिकुलर फेसिकुलस कहते हैं। कमिश्रल फाइबर्स की बात करते हैं, तो कोरिस्पॉन्डिंग रीजन्स को मिला रहे हैं, इसके अंदर आ जाते हैं कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर कमिश्र, हिप्पोकैम्पल कमिश्र और पोस्टीरियर कमिश्र, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। कॉर्पस कैलोसम है क्या, ये तकरीबन 200 मिलियन वाइट फाइबर्स हैं जो कोरिस्पॉन्डिंग एरियाज को मिला रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इसको हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं। अब ये बात याद रखना कि सारी लोब्स कनेक्ट होती हैं कॉर्पस कैलोसम से एक्सेप्ट द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब को जस्ट एंटीरियर कमिश्र मिलाता है, ठीक है। और
ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये हेमिस्फेयर की निस्बत शॉर्ट होता है, यानी कि जैसे हेमिस्फेयर तो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ना, लेकिन कॉर्पस कैलोसम क्रेनियली भी और कॉर्डली भी छोटा है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके पार्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है। कैलोसल फाइबर्स जो हैं, जहां पे फ्रंटल पोल्स को मिलाते हैं, यानी फ्रंटल लोब के फ्रंट एस्पेक्ट्स को, वहां ये आगे कर्व करती है, यानी कि आप साइड से देखें तो ये आपको ऐसा नजर आता है ना। तो जो फ्रंट वाला कर्व है, ठीक है, उसको हम फोर्सेप्स माइनर या इंटीरियर फोर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कैलोसल फाइबर्स ऑक्सीपिटल पोल्स को आपस में मिलाते हैं, ये बैकवर्ड कर्व करते हैं और क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर फोर्सेप्स। ठीक है, यानी ये वाली जो कर्व बना रहे हैं ना आकर, ये पोस्टीरियर फोर्सेप्स कहलाते हैं। कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स जो हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग किए गए हैं। ठीक है, फंक्शनली सब ये एक जैसे हैं, इनका काम ही यही है कि कनेक्ट करना है। बस जिस जगह लोकेटेड है वहां की एडजेसेंट लोब को इसने ऑपोजिट साइड की पैरेलल लोब से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, पार्ट्स के क्या नाम है इसमें? इसमें सबसे इनिशियल जो पार्ट है वो रोस्ट्रम है, जो टर्न वाला पार्ट है वो जेनू है। ठीक है, उसके बाद बॉडी है जो स्ट्रेटर लाइन है, बड़ा एरिया, और ये जहां पर एंड होता है उसको हम स्प्लीनम कहते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन ये कि पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर जेनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम जो है इसमें क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट वहां होंगे जहां ये वेंट्रिकल्स के आसपास आ जाएंगे उनकी बाउंड्रीज में। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्रल फाइबर्स की बात करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर कमिशर है, पोस्टीरियर कमिशर है और हिप्पोकैम्पल कमिशर है। अब जैसे बात की थी कि एंटीरियर कमिशर जो है वो क्या कर रहा है, वो इंफीरियर और मिडिल टेम्पोरल गायराई को और ऑल्फैक्टरी रीजन को कनेक्ट कर रहा है दो हेमिस्फेयर्स के, यानी कि टेम्पोरल रीजन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि उसको दो सल्कसेस ने डिवाइड किया होता है तीन गायराई में, स्पीरियर टेम्पोरल गायराई, मिडिल टेम्पोरल गायराई और इंफीरियर टेम्पोरल गायराई। तो उनमें से जो दो है ना, इंफीरियर और मिडिल, उसको एंटीरियर कमिशर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर कमिशर जो है वो लेफ्ट और राइट मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हिप्पोकैम्पल कमिशर है, ये दो हिप्पोकैम्पस, वही जो लिम्बिक लोब के पोर्शंस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। फिर जब हम इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे कि हिप्पोकैम्पस क्या है लिम्बिक सिस्टम के साथ, वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। प्रोजेक्शन फाइबर्स की बात करते हैं। कॉर्पस क्लोसम के अलावा अगर दूसरी कोई चीज पूछी जाएगी, वो प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फाइबर्स हैं जो ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व है। ठीक, अब कॉर्टेक्स में तो पता है कि यहाँ टर्मिनेट होना है इन्होंने या ओरिजिनेट होना है, लेकिन कॉर्टेक्स से डीपर ये फाइबर जो है ये रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली क्या होता है? इस तरह का पैटर्न, फैन लाइक। इस पैटर्न को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि थैलेमस से असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में, कि थैलेमस के पास से जब असेंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और जाकर डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रम में, ठीक है, अपनी रिस्पेक्टिव जगहों पे चले जाते हैं जहां इन्होंने फंक्शन करना है। तो वो जो एक्सपैंड करके फैन लाइक पैटर्न बना है वो कोरोना रेडिएट है। ठीक है, और यही जब वापस नीचे आते हैं ना, तो थैलेमस के और बेसल गैंग्लिया के दरमियान कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, उस टाइम ये इंटरनल कैप्सूल कहलाते हैं। यानी कि सब ये प्रोजेक्शन फाइबर्स ही हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस तरह का इनका नाम है इनकी साइड के हिसाब से। कोरोना रेडिएटा वो है जो इनकी फैन लाइक एक्सपेंशन है, और जो कन्वर्ज हो गए फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं, असेंडिंग हो तब भी कन्वर्ज होते हैं, उसके बाद फिर कोरोना रेडिएटा बनते हैं। ठीक है, अगर डिसेंडिंग हो तो पहले कोरोना रेडिएटा होते हैं और बाद में फिर इंटरनल कैप्सूल बनते हैं, यानी दोनों सूरतों में यही चीज रहनी है। सही, तो इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं। उसके बाद अगर डिसेंडिंग ट्रैक की बात करें तो ये वही फाइबर्स होते हैं जो मिड ब्रेन के क्रस्ट सेरिब्री में होते हैं, पॉन्स के बेजिलर पार्ट में होते हैं और मेड्यूला का पैरामिड बना रहे होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारा डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड और ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल उसी प्रोजेक्शन फाइबर्स का बंडल है, स्पेसिफिकली वो वाला जो थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के दरमियान से गुजरता है। ठीक है, अब इनको ज्यादा हम डिटेल से स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये पोर्शन है प्रोजेक्शन फाइबर का, इसलिए अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोजेक्शन फाइबर का वो पोर्शन जो कि
थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के दरमियान कन्वर्ज हुआ होता है वो इंटरनल कैप्सूल है। इसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसकी एक एंटीरियर लिम्ब है जिसके अंदर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स और थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, यानी ऐसे फाइबर्स जो थैलेमस और कॉर्टेक्स के दरमियान है और फ्रंटल लोब और पॉन्स के दरमियान है, ठीक है। फिर जेनु है इसका, टू जिससे जो लेबल है, इसमें कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स हैं, यानी वो वाले फाइबर्स जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को सप्लाई करेंगे, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के वो फाइबर्स जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को सप्लाई करेंगे ब्रेन स्टेम में, ठीक है। फिर इसकी पोस्टीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब में कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बर यानी बाकी के और थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक। फिर रेट्रोलेंटिक्यूलर पार्ट है जिसके अंदर जेनिक्यूलो कैल्कराइन फाइबर्स हैं। जेनिक्यूलेट बॉडीज जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व हैं, और कैल्कराइन फाइबर्स वो हैं जो जाते हैं बाद में ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। जब हम पाथवेज पढ़ेंगे वहां दोबारा देखेंगे। अब जो ये सब लेंटिकुलर पार्ट है ये बेसिकली इसके नीचे, इस एरिया के नीचे लाई करता है, इसलिए इस व्यू में लेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जेनिक्यूलो टेम्पोरल फाइबर्स हैं। अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने 2 जेनिकुलेट बॉडीज पढ़ी थी, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थी, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी थी। लेटरल वाज रिलेटेड टू वीएन एंड मीडियल वाज रिलेटेड टू हेयरिंग, ठीक है। जो हेयरिंग वाली है उससे फाइबर्स कैल्कराइन यानी के ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जाएंगे, जो हेयर विजुअल वाली की, ठीक है। और हेयरिंग वाले की कहाँ जाएंगे, टेम्पोरल लोब में, क्योंकि टेम्पोरल लोब जो है वो हेयरिंग से रिलेटेड है। कि इस पिक्चर में एक थोड़ा सा पैटर्न समझाया हुआ है कि किस तरह डिफरेंट पोर्शंस में इंटरनल कैप्सूल के, जैसे लेग को जाने वाले फाइबर्स यहाँ से गुजरेंगे, ट्रंक वाले, आर्म वाले, फेस वाले किस पोर्शन में से गुजरेंगे। बहुत डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए कि क्योंकि ये खुद फाइबर्स ही है ना, फाइबर्स की ही कन्वर्जेंस है, तो बस फाइबर्स भी प्रॉपर अरेंज्ड होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो एक एक रीजन का एक एक फाइबर है, फिर वो जाकर डिफरेंट जगहों पर सेरिब्रम के अंदर सप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसके बारे में हमने होमनक्यूलस भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन जैसी पिक्चर बना के दिखाया हुआ था कि कौन सा फाइबर कहाँ टर्मिनेट करेगा जाकर। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की सेरिब्रम के। अब सेरिब्रम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेरिबेलम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहां भी लेयर्स थी लेकिन वो रिलेटिवली सिंपल थी, यहाँ क्योंकि हायर कॉर्टिकल फंक्शन है, एक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर नर्व सेल ज्यादा कंटेंस होंगे, ठीक है। और फंक्शनिंग थोड़ी सी ज्यादा चेंज होगी। अब जो टाइप ऑफ सेल्स यहाँ मौजूद हैं उनके अंदर आ जाते हैं पैरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। वैसे ही है जैसे सेरिबेलम के थे, यानी कि जिनके डेंड्राइट्स जो हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं और मल्टीपल सिनेप्सेस बनाते हैं, ठीक है। फिर स्टिलेट सेल्स हैं, उसके अलावा फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं, फिर हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ कहाल आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ कहाल लिखते हैं इसको, ये है लेकिन इसको पढ़ते कहाल नहीं है। मेरे टीचर ने भी यही बताया था, मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक है, मे बी जिस लैंग्वेज का है उसमें जे साइलेंट है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद सेल्स ऑफ मार्टिनिटी आ जाते हैं, ये एक डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट हम ये डिस्कस करते रहे हैं पहले सेरिबेलम के में। अब इन सेल्स के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी पैरामिडल सेल है, ठीक है। अब पैरामिडल सेल इनकी शेप की वजह से, अब इनकी सेल बॉडीज छोटी होती हैं नॉर्मली, ठीक। और लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है कि कुछ पैरामिडल सेल्स साइज में बड़े हैं, ठीक है। उनको हम बेड सेल्स कहेंगे, आगे हम अभी देखेंगे सेपरेट, ठीक है। बिल्कुल होगा पैरामिडल सेल ही जैसा ये है, लेकिन बस साइज में बड़ा होगा, ठीक। अब ये सारे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। अब इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो सेरिब्रम की तरफ डायरेक्टेड होंगे, ठीक। और जो इसकी डेंड्राइट होगी उसमें बहुत सारी डेंड्राइटिक स्पाइन्स होंगी ताकि मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ ये जंक्शन बना सके। जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्पाइन्स हैं आगे, ताकि डिफरेंट और मल्टीपल न्यूक्लियाई के साथ ये सिनेप्सिस बना सके, ठीक है। और इसका जो एक्सॉन है वो डीपर कॉर्टिकल लेयर्स में जाकर टर्मिनेट होता है, या फिर इसी का एक्सॉन जो है वो इफरेंट पाथवे की तरफ भी चला जाता है, यानी व्हाइट मैटर की तरफ, क्योंकि वहां पर कौन से फाइबर्स हैं, प्रोजेक्शन, एसोसिएशन और कमिस्ट्रल फाइबर्स हैं, तो यही एक्सॉन जाकर उन सब का हिस्सा भी बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में कहा था
कि उसको पैरामिडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैरामिडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है। तो आज जाकर ये पॉइंट रिलेट हुआ है, ठीक है, कि पैरामिडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है, इसलिए उसको पैरामिडल पाथवे कहा था, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ सेल जो है यहाँ पे वो स्टिलेट सेल है। जैसा सेरिबेलम में ग्रेन्यूलर सेल था, यहाँ पर स्टिलेट सेल है, ठीक है। अब ये छोटे साइज के हैं और पोलीगोनल इन शेप है, ये आप देख सकते हैं स्टिलेट सेल, ठीक है, पोलीगोनल इन शेप है। और सेल बॉडीज बहुत छोटे साइज की होती हैं, इनके भी मल्टीपल ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन इनका एक्सॉन शॉर्ट होता है, ठीक है, और नियर बाय सेल पे आकर टर्मिनेट हो जाता है। नियर बाय ज्यादा पैरामिडल सेल ही होता है, उसी पे टर्मिनेट होता है। तो स्टिलेट सेल्स वो हैं जिनको ग्रेन्यूल सेल्स हमने कहा, ठीक है, साइज में छोटे हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स और एक्सॉन इनकी शॉर्ट और नियर बाय न्यूरॉन्स पे टाइप न्यूरल सेल्स पे टर्मिनेट कर जाती है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। फ्यूजिफॉर्म जो है स्पिंडल शेप है, और इससे भी आसान बात है इसके लिए याद रख सकते हो, जो टॉफी जैसी शेप है वो फ्यूजिफॉर्म सेल्स है, ठीक है। टॉफी वाली जो शेप होती है ना, वो फ्यूजिफॉर्म होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप है और वर्टिकल ओरिएंटेशन है, ठीक। अब ये जो चीजें हैं ना, ये बाद में फायदा देंगी अगर आपको पता हो कि किसकी सेल की ओरिएंटेशन कैसे है कनेक्शंस पढ़ने में, ठीक है। वर्टिकल ओरिएंटेशन है फ्यूजिफॉर्म सेल्स की, और ये डीप लेयर्स में ज्यादा मौजूद है, ठीक। फिर हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ का हाल है, ये स्पिंडल शेप्ड है उसी तरह टॉफी वाले, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है, ठीक है। और ये सुपरफिशियल लेयर्स में ज्यादा मौजूद है। लेयर्स क्या है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये पैरामिडल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा अब जो सेल्स ऑफ मार्टिनिटी हैं, ठीक है, ये वाले ये क्या करते हैं, ये अपने एक्सॉन्स को सुपरफिशियल लेयर्स में भेज रहे होते हैं, ठीक। ये एक पिक्चर एक दफा दोबारा देखने के लिए कि देखिए यहाँ पर भी पैरामिडल सेल के साथ स्टिलेट कनेक्टेड है, फिर पैरामिडल जो है वो अपर लेयर में जाकर मार्टिनिटी सेल और हॉरिजेंटल सेल के साथ कनेक्टेड है। फिर मतलब इन्हीं के एक्सॉन्स इफरेंट्स जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मतलब फ्यूजिफॉर्म कनेक्टेड है हॉरिजेंटल के साथ, दोनों स्पिंडल शेप है लेकिन एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है, तो ये आपस में सब कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ रोमन नंबरिंग मौजूद है, ये लेयर्स हैं। सेरिबेलम पढ़ने के बाद इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स की बात करते हैं, ये भी हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे हैं, ठीक है, लेकिन ये लेयर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सेरिबेलम से और हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस हम खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने सेरिबेलम की लेयर्स पढ़ी थी उनसे ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और इनके न्यूरॉनल कनेक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन लेयर्स के नाम क्या है? इन लेयर्स का नाम है मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेन्यूलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर है। अब जो मॉलिक्यूलर लेयर है इसी को हम प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी कहते हैं, ठीक है, सबसे सुपरफिशियल है ये। सुपरफिशियल टू डीप, यानी जो हम ये वाला कॉर्टेक्स से बनाते हैं ना, उसमें बाहर से अंदर जाए तो ये पैटर्न है, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक। उसके अलावा यहाँ के एफरेंट्स जो हैं वो सारे रिसीव करेंगे। अब इसमें कौन से एफरेंट्स आ जाते हैं ज्यादा? ज्यादातर वो आ जाते हैं जो बाकी रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स से और ब्रेन स्टेम से आएंगे, और इसके मैसेजेस जाते कहाँ हैं? कॉर्टेक्स में भी जाते हैं और एसोसिएशन फाइबर्स में भी जाते हैं, ठीक है। यही पैटर्न जो है आगे फॉलो होगा एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर लेयर में। इसमें छोटे छोटे स्टिलेट सेल्स हैं और पैरामिडल सेल्स हैं। ये भी क्या करेगा, ये भी रिसीव करेगा मैसेज। यानी इन तीनों चारों का पैटर्न सेम है कि बाकी रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स से इनके अंदर एफरेंट्स आएंगे और इनका मैसेज जो है वो आगे कन्वे हो जाएगा दूसरे रीजन ऑफ कॉर्टेक्स में। बेसिकली लेयर्स जो है ये आपस में ही कनेक्शंस एक दूसरे के साथ प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। फिर इसमें एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर है, इस लेयर के अंदर ज्यादा पैरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। और इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेयर्स में जाते हैं, और एक्सॉन्स जो हैं इस लेयर के वो प्रोजेक्शन एसोसिएशन या कमिस्ट्रल फाइबर्स के तौर पर ऐड करते हैं, यानी वही जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना रहे हैं। उसके बाद फिर इनर ग्रेन्यूलर लेयर है, इसके अंदर ज्यादा स्टिलेट सेल्स हैं, ठीक है, डेंसली पैक्ड स्टिलेट सेल्स हैं, और इसके अंदर हॉरिजेंटली अरेंज्ड फाइबर ज्यादा है, और उनको कलेक्टिवली हम एक्सटर्नल बैंड ऑफ बेलार्जर कहते हैं, ठीक है।
इस पॉइंट को स्किप कर लें, लेकिन ये याद रखना है कि इस लेयर में डेंसली पैक्ड स्टिलेट सेल है, एमसीक्यू पॉइंट है ये। उसके बाद फिर आ जाती है फिफ्थ लेयर, जिसको इंटरनल पैरामिडल या गैंग्लियॉनिक लेयर कहते हैं। अब इस लेयर के अंदर जो लेयर नंबर 5 है, जो हमने बात की थी ना कि ज्यादा बड़े साइज के पैरामिडल सेल्स होते हैं जिनको हम बेड सेल्स कहते हैं, वो इस लेयर में ज्यादा मौजूद होते हैं। देखेंगे यहाँ छोटा पैरामिड बनाया, यहाँ साइज में बड़ा पैरामिड बनाया है। इसका मतलब है कि यहाँ बड़े साइज के पैरामिडल सेल्स मौजूद होते हैं, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे स्टिलेट सेल्स और सेल्स ऑफ मार्टिनिटी भी होते हैं। ठीक, और दोबारा रिकॉल करा दूं कि इसमें से भी फाइबर्स जो हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं एज पैरामिडल ट्रैक्ट। इसके एफरेंट्स ये मैसेज कहाँ से रिसीव करता है? इन सब स्ट्रक्चर्स में से भी करता है, प्लस ब्रेन स्टेम से, और मैसेज भेजता किसको है? ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखिए लिखा है प्रोजेक्शन फाइबर्स, वही जो ट्रैक्ट्स हैं। तो लास्ट जो लेयर है वो मल्टीफॉर्म लेयर कहलाती है। इसको लेयर ऑफ पॉलीमॉर्फिक सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है। यहाँ पे मल्टीपल साइज के पैरामिडल सेल्स हैं, यहाँ पे स्टिलेट सेल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये क्या करती है लेयर? मल्टीफॉर्म लेयर ज्यादा जो अपने इफरेंट्स है वो थैलेमस को भेजती है। अभी जब हम थैलेमस के कनेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज देखेंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेयर ज्यादा डेंसिटी के, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर जिसके अंदर ज्यादा पैरामिडल सेल्स हैं, फिर इंटरनल ग्रेन्युलर लेयर है, फिर इंटरनल पैरामिडल लेयर है जिसके अंदर लार्ज पैरामिड सेल्स हैं, सेल्स ऑफ बेड्स। ठीक है, और फिर मल्टीफॉर्म लेयर है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स के बाद याद रखिएगा कि इसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, यानी जो पैटर्न है लेयर्स का सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो हमेशा सेम रहेगा। इसके एग्जांपल देते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की। ठीक है, यानी कि लेयर्स सब सेम रहेंगी और सेम कॉम्पोजिशन, जैसे चॉकलेट केक है, चेरीज और क्रीम है, यानी कि कंपोनेंट सेम रहेंगे। फर्क किस चीज का होगा कि थिकनेस कहाँ ज्यादा कम है, कहाँ पर न्यूरॉन डिफरेंट है। कि चेरीज की आपने एग्जांपल लेनी है कि चेरीज न्यूरॉन है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप साइज ऑफ चेरीज का फर्क हो सकता है, और थिकनेस का, थिक साइज का बड़े साइज का केक हो सकता है, छोटे साइज का हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट्स तो वही है ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी यही चीज होगी। डिफरेंट जगह पे थिकनेस वेरी कर सकती है, लेकिन अंदर लेयर जो है, हिस्टोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। ये 6 लेयर्स हर जगह मौजूद होंगी। ठीक है, और न्यूरॉन्स के अंदर रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे, कि जैसे किसी, जैसे स्पेशली जो प्री फ्रंटल गायरस है, ठीक है, वहां से डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ओरिजिनेट होने, तो वहां की पैरामिडल लेयर ज्यादा फंक्शनल होगी एज कम्पेयर टू सोमेटोसेंसरी, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है, लेकिन वहां सेल मौजूद जरूर होंगे। ठीक है, यानी कि रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी एक पैटर्न है स्ट्रक्चर का वो हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, अब जैसे बताया था लेयर 5 जो थी प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, इसके अंदर लार्ज साइज के पैरामिडल सेल्स हैं जिनको बेड सेल्स कहा है। ठीक है, वही पैरामिडल सेल है, फर्क क्या है? साइज बड़ा है, तो बेड सेल्स कहलाते हैं। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेरिब्रम में फंक्शन होता कैसे? अब हमने जब सेरिबेलम की बात की थी तो उसमें देखा था क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर जो है वो आके पैरामिडल सेल को मैसेज दे रहे थे, वो देन फिर आगे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को कन्वे कर रहा था। यहाँ पैटर्न डिफरेंट है। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं वो एज वर्टिकल यूनिट्स काम करती हैं। ठीक है, और हर एक वर्टिकल यूनिट, यानी कि जैसे कि एक पूरा पोर्शन है, ये पूरा अगर सेरिब्रम का पीस है ना, इसमें से एक चंक लेंगे, इसके अंदर जरा 6 लेयर्स पूरी मौजूद होंगी। ठीक, अब ये जो चंक है ये एक फंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला चंक अगर सोमेटोसेंसरी है तो ये सेंसेशन रिसीव करेगा, अगर ये मोटर है तो ये मोटर मैसेज ही देगा, अगर ये लैंग्वेज से रिलेटेड है तो उसका काम लैंग्वेज। तो इस तरह छोटे छोटे वर्टिकल यूनिट्स की फॉर्म में सेरिब्रम में फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल यूनिट्स हैं ये आइसोलेशन में भी काम कर सकते हैं कि एक यूनिट एक ही फंक्शन करे, या मल्टीपल यूनिट्स भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं दोबारा स्पीच में, या फिर राइटिंग की बात करते हैं। आप जब लिखते हैं एग्जाम में, आप जब चीजों को रिकॉल करते हैं, अब रिकॉल करने की लो पोर्शन अलग है, राइटिंग को कंट्रोल करने का अलग है, तो उनके दरमियान में एसोसिएशन चाहिए। अब इस केस में
हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ कहाल फंक्शन में आते हैं कि वो दो, क्योंकि वो हॉरिजेंटल है तो वो दो वर्टिकल यूनिट्स के दरमियान, जैसे एक ये वर्टिकल यूनिट है, एक यहाँ वर्टिकल यूनिट है, आपस में दूर लोकेटेड है, लेकिन इस टाइम इनका कंबाइंड फंक्शन चाहिए। तो अब यहाँ जो हॉरिजेंटल सेल ऑफ कहाल है ये आपस में इनको कनेक्ट करके वो फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देते हैं। दैट्स ऑल।